has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight, we have to punch not below our weight, we have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं हूं आदि अचिंत, हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। सर जी, पहले प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेरे को आपसे थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि 3-4 चीज़ें बड़ी मेरी आँखों के सामने आ रही हैं और ये प्रीटी मच अभी न्यूज़ चैनल में कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि न्यूज़ चैनल सब कोई इधर-उधर पता नहीं आगे की चीज़ें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी आँखों के सामने आई है कि बिहार में सम्राट चौधरी साहब ने 1 दिन हुआ है अपनी गद्दी पे बैठे हुए होम मिनिस्टर की, और वहाँ पर ऑलरेडी रात को मतलब ऐसा बुलडोज़र एक्शन हुआ है कि बिहार ने कभी नहीं देखा है इतना। ये इमीडिएटली घुसे हैं अंदर और कहा ये जा रहा है कि भई सम्राट चौधरी साहब योगी बाबा हैं बिहार के। देखिए, समस्तीपुर में हुआ है, लखीसराय में हुआ है, सीतामढ़ी में गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक सड़क साफ कर दी गई है। 9,000 रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। दानापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और भागलपुर में भी बुलडोजर चला है। ये 3-4 सूचनाएं तो अभी जब आपने बताया तो मैंने खोल करके देखी है, बिहार में चली हैं। सम्राट चौधरी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी समय उनका एक भाषण, उनका एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी माताओं को, बहनों को, बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, जितने भी ये अपहरण उद्योग में शामिल लोग रहे हैं, चेहरे रहे हैं, इन्होंने अगर कोई भी हिमाकत की तो इनको गया जी की जेल में डालूंगा, और नहीं माने तो फिर गया जी में ही इनका पिंडदान करूंगा। तो ये जो बयान थे इनके, सम्राट चौधरी के, ये बहुत कुछ संकेत दे रहे थे। एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का था, इन्हीं के क्षेत्र में था, और उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री का पद दिया हुआ है, वो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री हैं। आपने उन्हें जिता करके भेजा तो मोदी जी उनको और बड़ा आदमी बनाएंगे। तब मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही थी। ये भी कहा गया था कि कहीं बीजेपी अगर बड़े दल के रूप में उभर करके आ गई तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन तब किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो उनको इस बार दी गई होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि भाई प्रदेश में कानून व्यवस्था जरा चुस्त दुरुस्त रहे, और जो ये उद्दंडी किस्म के लोग हैं, जो तरह तरह की धमकियां दे रहे थे, तरह तरह के सॉन्ग्स बनवा रहे थे और उन पर थिरक रहे थे, उनको जरा नियंत्रित किया जाए। और जो भी इनके लिए एक्चुअल में काम करते रहे हैं और तमाम तरह के कानून वगैरह तोड़ते रहे हैं, उनको भी जरा हदों में रखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री का पद, और जिसको लेकर के इस पूरे इकोसिस्टम ने पिछले 2-3 दिन से, आप देखिए, जब से ये घोषित हुआ है कि उनको गृह मंत्री पद दे दिया गया है, तब से इकोसिस्टम ज्यादा रो चिल्ला रहा है, छातियां पीट रहा है कि नीतीश का कद तो ये कर दिया, नीतीश का कद तो वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई, गृह मंत्री का पद भी ले लिया, स्पीकर भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। बहरहाल गृह मंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, और जो हम देख रहे हैं वो
जो भारतीय जनता पार्टी का अब यूएसपी बन गया है, एजेंडा बन गया है कि जहां भी इस तरह के तत्व कुंडली मार करके बैठ गए हैं और जिन्होंने समाज में एक गलत संदेश दे दिया है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो चाहे वो करो, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लो, सड़कों को घेर लो, दुकान को आगे तक बढ़ा दो, चाहे जो कर लो, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। तो अब कम से कम उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि जहां जहां अतिक्रमण होंगे वहां पर बुलडोजर चलेगा। और जो रोल मॉडल हैं वो तो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं अब सभी के लिए। चाहे अब बिहार में चल रहा हो, इससे पहले हमने देखा है उत्तराखंड में भी किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा था। और उत्तराखंड में तो खतरा एक्चुअल में बहुत बड़ा था, क्योंकि एक तो सीमांत राज्य है, दूसरे वहां पर बिल्कुल जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पर जगह जगह रातों रात मजारें और मस्जिदें उग आई थी, अवैध कब्जे हो गए थे, डेमोग्राफी चेंज हो रही थी बहुत तेज गति से। और आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा था कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है या कराई जा रही है, डेलिबरेटली कराई जा रही है, हम इसको होने नहीं देंगे। खास तौर से उन्होंने झारखंड का भी नाम लिया था, असम का भी नाम लिया था, कुछ दूसरे राज्यों का नाम लिया था। तो मुझे लगता है कि ऊपर से ही अब आदेश हैं कि ये सब जो शैतानियां की जा रही हैं और जो चैलेंज दिए जा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की पांत में जाकर के खड़ा हो जाए। और इसके लिए आदि जी आपको बहुत सारे मोर्चों पर बहुत तेज गति से काम करना पड़ेगा, विल पावर दिखानी पड़ेगी। सर एक तो जो वो मुझे चल दिखता रहा है पूरी तरह से एक जो बटाव आया है हमारे देश के अंदर, जहाँ पर एक एक तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पूरी तरह से भाई मुस्लिम को साइडलाइन कर दिया गया है। और ये एक स्टेटमेंट है मौलाना अरशद मादवी का, जिन्होंने ये बोला है सर, मदनी का। अरशद मदनी है न्यूयॉर्क ये। का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। नो, ये जो बात बोली है इन्होंने, अल फलाह का क्या हो रहा है, अल फलाह के बारे में तो पूरी तरह से मतलब जिस तरह से ये लोग रो रहे हैं, जिस तरह से ये लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को ये तबका दिखता है यूपी में अगला चुनाव की तरफ, जो अभी इशू क्रिएट करना है उसकी तरफ ये जा रहे हैं। तो ये आपको यूपी का बेसिकली लगता है, यूपी और वेस्ट बंगाल में कहीं न कहीं थोड़ा-सा, बिकॉज़ वेस्ट बंगाल में हिंदी का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट मेरे को ज़्यादा ये यूपी फ़ोकस लगता है सर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये अरशद मदनी और इसका भतीजा दोनों हुँ, हुँ, बकवास करने के लिए ही जाने जाते हैं, और ये आतंकवादियों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। ज़्यादा आते हैं। तो ये लोग जिस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, और इसके भतीजे ने एक बयान दिया था ना, वो आपको ध्यान होगा, दर्शकों को ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, हिंदुओं को कोई परेशानी है, तो हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाओ, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। यानी 1947 में आपने एक मुल्क ले लिया धर्म के आधार पर, और अब आप जो हिंदुस्तानी हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनको कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो हमारा मुल्क है, अगर हमसे आपको कोई परेशानी है तो आप लोग यहाँ से चले जाओ छोड़ करके। तो इनका इलाज एक्चुअल में वही है जो योगी जी करते हैं समय समय पर। जहां तक है बात आजम खान की के साहब वो वाइस चांसलर था, कुलाधिपति था एक यूनिवर्सिटी का, या अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ये ले रहे हैं, तो पहले तो जरा आजम खान पर आ जाएं।
आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं 99 या 100 से ऊपर चले गए अब तो, उनमें से आदि जी अधिकांश मुसलमानों के द्वारा है। और उन्होंने आजम खान पर ये आरोप लगाए हैं कि इन्होंने हमारी जमीनें कब्जाई जब ये मंत्री थे, और हमें कौड़ियों के भाव भी पैसे नहीं मिले मुआवजे के नाम पर। तो अत्याचार किस पर कर रहे थे आजम खान, जिनका ये नाम ले रहे हैं? और आजम खान पर जो मुकदमे हैं जरा एक बार वो भी पढ़ लें। और अभी अभी 7-7, 8-8 साल की सजा उसके बेटे को भी और आजम खान को अदालत ने सुनाई है। योगी सरकार ने नहीं सुनाई है, या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनाई है, अदालत ने सुनाई है। तो अगर वो निर्दोष होता, बेकसूर होता और उस पर फर्जी आरोप लगाए गए होते, तो इतनी लंबी सुनवाई के बाद कोई अदालत उनको सजा क्यों सुनाएगी? और कुल मिलाकर के 2 हिस्सों में वो 5 साल तक जेल में रहकर जमानत पर बाहर थे, और अब फिर जेल गए हैं जब ये सजा सुनाई गई है। जहां तक अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, तो भाई उससे जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, अब तो बल्कि वो यूनिवर्सिटी का ही जो मान्यता थी वो 2018 में ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, उसको रिन्यू नहीं कराया गया। हजारों करोड़ रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, और कि किस तरीके से, किस मेरिट पर, किस आधार पर वहां पर कश्मीरी डॉक्टरों की भर्ती की जा रही थी, अब इसकी भी जांच कर रही है एनआईए और दूसरी एजेंसियां। और जितने बड़े पैमाने पर धोज गांव में, इसके अलावा तगा गांव में ये जो 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं, और डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से उठाया गया है, शाहीन सईद को लखनऊ से उठाया गया है, पुलवामा का डॉक्टर जो है वो गाड़ी लेकर के ब्लास्ट कर देता है लाल किले के पास में, उसके अब साथी एक काजीकुंड अनंतनाग से उठाया गया जो ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था रॉकेट आज बनाने एक और की। को उठाया सर, आज एक और को उठाया, इसका नाम है तुफैल नियाज भट्ट, भटमल्लू से हाँ, उठाया। तो ये जो अरशद मदनी बकवास कर रहा है, ये क्या आतंकवादियों की हिमायत करेगा अब बैठ करके, और उदाहरण देगा ममदानी का और लंदन के मेयर का, और ये कहेगा कि हिंदुस्तान में नहीं बन सकते हैं? हिंदुस्तान में तो गृह मंत्री भी रहा है मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती का बाप। उसके गृह मंत्री रहते हुए क्या हुआ था? रुबैया सईद का एक फर्जी तरीके से, फेक तरीके से अपहरण करवाया गया, और कई आतंकवादियों को छुड़वा दिया गया 90 के दशक में, जब वो गृह मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। सर उसमें भी यासीन मलिक का नाम था। यासीन मलिक का नाम था, यस। ये महबूबा मुफ्ती की अपनी बहन ने जाके यासीन मलिक को पॉइंट आउट कराया कि यही था, और वो गवाह है, वो गवाह है। गवाह है। हाँ, आज सुबह यासीन मलिक के ऊपर एक और ठपका लग गया। जो एक पुराना एयरफोर्स का बंदा था सर, चश्मदीद गवाह है उसका, उसने जाके बोल दिया कि भैया इसने ही मारी थी गोली। हाँ, 5 वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे जिनकी 34 साल हत्या के की, बाद सर। हाँ, सरेआम हत्या की गई थी। और कितनी बेशर्म सरकारें थी इस देश में, मनमोहन सिंह पीएमओ में बुला करके उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते थे। एयरफोर्स के जवानों को दिन दहाड़े मार रहा है वो आदमी, उसने हत्याकांड किए हैं वहां पे, और पीएमओ में उनको बुला करके प्रधानमंत्री हाथ मिलाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को किस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया इन सारी ताकतों ने, और ये लोग किस तरह की जबान बोलते हैं, और फिर भी ये आजाद घूमते हैं। तो मेरा तो सरकार से ये कहना है कि ये अरशद मदनी जैसों को, हालांकि उम्र उसकी हो रही है, पर इनको सीधा किया जाना चाहिए। कोई भी अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से ममदानी की या लंदन के मेयर की अपने यहाँ के किसी वाइस चांसलर से तुलना करे, तो उसको बताया जाना चाहिए कि यहाँ का वाइस चांसलर कर क्या रहा था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किस तरीके से संलिप्त था, वो क्यों भाग रहा था इसका संस्थापक, अपने परिवार को पहले ही दुबई क्यों भेज दिया उसने, उसको तो बिल्कुल आखिरी टाइम पर गिरफ्तार किया गया, वरना वो भी देश छोड़ करके भाग रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था।
तो सर आप ये सारे के सारे एक्चुअल में जैसे वो चूहे अंदर ही अंदर जमीन को खोखला करते हैं, ये लोकतंत्र की जड़ों को एक्चुअल में खोखला करने में लगे हुए हैं, देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। जी। करेक्ट सर। आज अगर देखते हैं, कल कल शाम को मेरे पास खबर आई कि भाई कांग्रेस की तरफ से पूरा इन्होंने केस तैयार कर लिया है, लॉयर शॉयर भी पकड़ लिए हैं। अब आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, मतलब लॉयर ढूंढना तो बड़ा इजी है इस देश के अंदर। ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, जहां पर ये केस को ये इसके बिहार के इलेक्शन को चैलेंज किया जाएगा कि ये वैलिड नहीं है। तो अगले 1 हफ्ते तक ये लोग वोट चोरी करके चिल्लाने वाले हैं। सर 2 चीज़ें बनती हैं इससे, 45 दिन है इनके पास, इतनी जल्दी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई कोई वो नहीं है। बट मेरा एक ही इसमें सवाल है सर, किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी आप देखेंगे सर, 23 नवंबर है, 13 दिसंबर से आपकी वो शुरू होगी, क्या नाम है, पार्लियामेंट शुरू होगी। ये करना क्या चाह रहे हैं सर? 1 दिसंबर से शुरू हो रही है पार्लियामेंट। 1 दिसंबर से, 14 हाँ, हाँ 14 दिसंबर को इन्होंने रामलीला मैदान में रैली बुलाई है, बुलाई है। एसआईआर के विरोध में, जी, एसआईआर के विरोध में। और सिर्फ कांग्रेस है सर उसमें, बाकी कोई नहीं आ हाँ रहा। हाँ, नहीं बाकी क्यों आएंगे? वो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेजिटिमेट क्यों करेंगे आकर के? उन्हें क्या जरूरत है? इस समय कांग्रेस का ही बुरा हाल है। मैं अभी शो में बैठने से पहले आपको बता रहा था कि जो 6 राज्यों के चुनाव लोकसभा के बाद हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और अब बिहार, इन 6 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 74 सीटें मिली हैं कुल। टोटल 100 नहीं आई इनकी। 100 भी नहीं आई, 89 भी नहीं आई, जितनी बीजेपी की अकेले बिहार में आई हैं। तो आप किस किस को चैलेंज करोगे? मतदाताओं को ही चैलेंज कर दो ना सुप्रीम कोर्ट में कि इन मतदाताओं को बदलो, पाकिस्तान से यहाँ लेकर के आओ और बांग्लादेश से लोगों को यहाँ लेकर के आओ, तब हम जीतेंगे। बोल भी दिया ना किसी ने, बिहार में बोला ना, पागल है ये लोग। तो जो लड़ाई आप राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, वो आप अदालतों के जरिए जीतेंगे। और अदालतें क्या कर लेंगी? अदालतें सिवाय टाइम खराब करने के कुछ नहीं करती हैं। राजनीतिक मामलों में, ऐसे मामलों में आपकी याचिका भी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके वकील भी खड़े होकर के वहां पर जिरह कर लेंगे, तारीखों पर तारीखें लग जाएंगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप इसमें बर्बाद कर देंगे। और जो बैटल आपको जमीन पर लड़नी चाहिए, वहां लड़ने के बजाय आप वकीलों के जरिए आप उसको लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। तो भाई सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए, मैं तो कहूंगा कि नाकाम ही रही है। नाकाम ना होती तो 2004 और 2014 यानी 10 साल तक आप सत्ता में रहे, और 10 साल बाद जब 2014 में चुनाव हुए तो आपकी सीटों की संख्या कितनी थी? 44, ओनली 44, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। जब से 1952 से चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का इतना पुअर परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा। इमरजेंसी के बाद भी जब चुनाव हुए थे तब भी नहीं रहा, तब भी 150 से ज्यादा सीटें आ गई थी इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की। वो दक्षिण भारत से संबल मिल गया था उनको। तो राहुल गांधी के समय केवल 44 सीटें और गैरत भी नहीं है। फिर 2019 में केवल 19 सीटें, और 2024 में फिर भी 3 फिगर नहीं, 99 पर अटक करके रह गई, जिसमें ये लोग वी का एक वो बना करके साइन दिखा रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। यानी 99 सीट पर भी आप विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। और 240 सीटें 10 साल के शासन के बाद नरेंद्र मोदी की आती हैं तो आप उनको हारा हुआ बताते हैं, उनकी सरकार को अल्पमत की बताते हैं। आदि जी, दर्शकों को पता होगा, आपको भी पता होगा, जब 2004 में अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी हारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की केवल 138 सीटें थी, और कांग्रेस की इनसे 7 सीटें ज्यादा, 145, केवल 7 सीटों का अंतर। 7 सीटों ने देश बर्बाद कर दिया सर।
सर ये लोग वोटर को तो गाली देते हैं सर। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि ये साहब आजकल बड़े एक्टिव हो रखे हैं। इनके ऊपर भी मेरा एक सवाल है, बट देखिए ये क्या बोलते हैं अपने वोटर्स को। In my constituency, Gurgaon, where I contested, I issued a very special appeal to the voters. Please defeat BJP at any cost. I said, this Prime Minister is the biggest liar of a Prime Minister we've ever had in the history of this country. Voters did not listen to me one bit. I'm sad, I'm angry, I'm dejected. I want to hold them by their collar and say, you idiots. I want to hold them by their collar and say, you idiots. ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं आदि जी, जनता के ठुकराए हुए हैं। नहीं, मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया सर कि ये गाली देते हैं हमको। नहीं, गाली नहीं देंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे। जनता इनको पीट रही है, आप और हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं, और ये एक्सपोज अब हो गए हैं, ऑलरेडी हो गए हैं। यानी हम अपने काम में पूरी तरह कामयाब हैं। और ये जो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं बार बार, वो 13 महीने का जो आंदोलन चला था दिल्ली में, उसके पीछे यही थे, जिनको प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर के आंदोलन जीवी का नाम दिया था। तो ये पूरी तरीके से रिजेक्टेड हैं। अब जनता इनका मुखौटा नोच करके फेंक चुकी है। ये जो बार बार की कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी ये वो यात्रा, कभी वो यात्रा, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या लोगों की सेहत पर? सिवाय इसके कि ये ड्रामा करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, 8 कैमरों से वीडियो शूट होता है। एक यहाँ खड़ा है, एक वहां खड़ा है, एक आगे खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, एक ऊंचाई से ड्रोन से लिया जा रहा है। वो 8 जगह से शूट करके उसको फिर एडिट करके उसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है जो जीरो है, क्योंकि एक ऐसे खानदान से है कि साहब उसकी तो बड़ी मान प्रतिष्ठा रही है। लेकिन सब एक्चुअल में ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप प्रधानमंत्री को बिगेस्ट लायर बताएं या कुछ भी बताएं, पब्लिक को पता है कि वो क्या है। पब्लिक के सामने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के भी कारनामे हैं जो 10 साल में उन्होंने किए, और नरेंद्र मोदी का भी काम है जो पिछले 11 साल में उन्होंने करके दिखाया है इस देश में। तो आपके सर्टिफिकेट की तो जरूरत ना प्रधानमंत्री को है, ना हमें है, ना आदि अचिंत को है। हम अगर कोई कन्विंसिंग बात कर रहे हैं या वो कन्विंसिंग काम कर रहे हैं तो पब्लिक हमारे साथ है, हमारा समर्थन कर रही है। आप अगर लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा झूठा कौन है? आप अगर पब्लिक को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका लीडर कन्विंस नहीं कर पा रहा है, तो कभी किस में है? तो आप निकालिए गाली, आपको जितनी निकालनी है, रोइए, बल्कि गला फाड़ करके रोइए। हो सकता है इससे सुकून मिले। सर इसके अंदर एक बड़ी मेरे को जो टेढ़ी चीज लग रही है सर, देखिए अभी 2 चीजें हो रही हैं। एक आर्टिकल 1, एक तो मोदी जी का इस बारी जो 10 दिन के अंदर इतना बड़ा पर्चा आया है करना है काम का, मैं वो देख के परेशान हो गया कि यार इतनी सारी चीजें, ऊपर से लेबर रिफॉर्म आपने ऑलरेडी ठोक दिए, आपने कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं अभी मोदी साहब यहाँ पर, और एक ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं एक आर पार की लड़ाई पे आ चुके हैं सर। अगर आप देखें, हिंदू खड़े हो रखे हैं वैष्णो देवी माता के वहां पर, वो मानने को चक्कर नहीं है सर, चांस ही नहीं है, ये नहीं होगा यहाँ पर। एंड ये बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि कभी कभी तो जगह हिंदू, कम से कम उसने कुछ तो बोला। हर जगह अभी ये बुलडोजर, ये वो सब चीजें चल रहा है पूरे देश में। आप देखिए इस टाइम पे सर एसआईआर के चक्कर में इनके पूरे वोट बैंक गायब हो रहे हैं, और मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा ऊपर हो रखा है सर। कल वो एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी का एक नाम कहीं पे मेंशन था, कोई बोल रहा था मैं मोदी से मिलने जा रहा हूं टाइप ऐसे कुछ लिखा हुआ, इन्होंने मोदी जी को एप्स्टीन आइलैंड भेज दिया।
और ये नहीं कि कोई छोटे-मोटे से अकाउंट ट्वीट कर रहे हैं सर, ये मेन बड़े इनके बड़े अकाउंट ट्वीट कर रहे हैं। इससे मेरे को एक ही चीज़ दिखता है सर कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी ज़्यादा हो रखी है कि कुछ भी करो। आज मैं देख रहा था 131 के ऊपर जहाँ बोला जा रहा है कि भई चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर करने के थोड़े रूल हमको देखना है, क्या करना है। पंजाब वाले खड़े हो गए वहाँ पर, हम तो आंदोलन करेंगे। 26 तारीख नवंबर को एक अभी वो लेबर रिफॉर्म के ऊपर लेबर यूनियन आंदोलन करने को तैयार है। सो 27 तारीख को रामलीला मैदान में उनका है, 26 को इनका है। तो ये लगता है कि भैया कुछ न कुछ ये लोग इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हो इसको सर अभी? एक बेचैनी है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सरकार को हम रेत की दीवार बता रहे थे, अल्पमत सरकार बता रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सरकार तो कभी भी गिर जाएगी। जिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इनको भरोसा था कि ये कभी ना कभी तो हमारी तरफ आ जाएंगे और सरकार को गिरा देंगे और शायद बिल्ली के भागो छीका टूट करके नीचे गिर जाएगा, हम दही खा लेंगे, वो तो हुआ नहीं है। यही प्रशांत किशोर थे आदि जी, जिन्होंने अभी मुंह की खाई है बिहार में। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक गई थी, हालांकि एनडीए के चूंकि 293 सीटें आ गई थी, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। और उन्होंने देखिए आप वक्फ बिल पास करके दिखाया। पहलगाम के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया 4 दिन के भीतर। अभी भी बहुत जोरदार फैसले कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लिए कि पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात बताई, हैसियत बताई कि तुम होगे महाशक्ति के राष्ट्रपति, लेकिन भारत को आप डिगा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते, भारत अपने फैसले खुद लेगा, ये आपने ही 2 दिन पहले मेरे कार्यक्रम में कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यही प्रशांत किशोर थे, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक टेलीविजन चैनल पर थे। एंकर ने इनसे पूछा कि सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो मजबूरी की सरकार है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये तो मजबूर सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखूंगा कि अगले जो 5-7 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5-7 राज्यों में, उनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एनडीए का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर ये जो 7 राज्यों के चुनाव, 7 राज्य कौन से, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल के, इनमें अगर बीजेपी का और एनडीए का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, ये 4-5 राज्य भी जीत लेते हैं, तो ये सरकार कहीं नहीं जा रही, 5 साल चलेगी। 5 तो हो गए। तो 6 राज्यों में से 4 में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्री बन गए हैं। और झारखंड वाला हेमंत सोरेन, उसके बारे में बड़ी तेज चर्चा है कि वो भी एनडीए में आने को तैयार बैठा है। वो सर वो अमित शाह साहब को सलूट करता है रोज सुबह उठ के फोटो में। जी हाँ। बताइए। अच्छा, वो जम्मू कश्मीर वालों का क्या बना के छोड़ा हुआ है वो सब देख ही रहे हैं। वो बार बार पुलिस मांगते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं, अमित शाह कह देते हैं कि ठंड करके रखो, आराम से बैठो। उनकी कार चेक करा देते हैं अमित शाह साहब। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक्चुअल में ना तो अपनी ताकत समझ रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है, ना ये सामने वाले की ताकत समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत क्या है। और जब आप जंग के मैदान में कूदते हैं तो कम से कम जो आपके पास है वो तो आपको पता है, लेकिन जो सामने वाले के पास है उसका तो पता लगा लो पहले। समझते नहीं है सर ये लोग। तो अगर आप इतने सालों में नरेंद्र मोदी की ताकत को, उनकी रणनीति को समझ ही नहीं पाए हो, तो क्या खाक लड़ाई लड़ोगे? तो बात है एक्चुअल में ये रोजाना के जो ड्रामे करते रहते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक आप, सुप्रीम कोर्ट भी लेट गया ना सर रो पिट के। तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे मामलों में आपको रिलीफ दे देगा जहां आपके पूरे फंसने के चांसेस हैं। सर वो भी बताइए, एसआईआर का जो इनको भगाया था, वो जस्टिस सूर्यकांत ने भगाया था।
अभी कौन है चीफ जस्टिस? जस्टिस सूर्यकांत। मैं उनका कोई वही। बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इनको वो थोड़ी आनी चाहिए कि भाई चीफ बिल्कुल जस्टिस कौन है, उसके हिसाब से तो केस लेके जाओ वहां पर। ये फिर एसआईआर लेके खड़े होंगे, फिर गाली सुनेंगे वहां पर। वही कहने का मतलब है, जब उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बता चुकी और ये कह चुकी कि ये पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करे, सत्यापन करे, और गलत नाम अगर उसमें है, अयोग्य कोई है तो उसको बाहर निकाले, योग्य कोई छूटा हुआ है तो उसको सूची में लाए। यही काम तो है चुनाव आयोग का, और क्या है। आप उसको भी चैलेंज कर रहे हो कि नहीं नहीं, जो इस दुनिया में नहीं है उनको मतदाता सूची से मत हटाओ, जिनके दो जगह नाम है उनका एक जगह से नाम मत हटाओ, या कोई गांव छोड़ करके शहर में चला गया या राज्य के बाहर चला गया और वहां भी उसने नया वोट बनवा लिया और यहां भी इसका वोट बना हुआ है, उसके नाम मत हटाओ, ये कहना चाहते हो। या जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी या नेपाली गलत तरीके से यहाँ अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा चुके, जी उसका नाम मत हटाओ, क्या कहना चाहते हो। तो कोई तर्क नहीं है और पब्लिक समझ रही है ये खेल, कि ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि अगर मतदाता सूची का वाकई सत्यापन हो गया, शुद्ध हो गई वो, तो फिर इनका पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा जो ये अब तक चुनाव दर चुनाव करते आ रहे हैं। एक चीज तो दिख रही है सर, मोदी जी जिस तरह से जो भी ये चेंज कर रहे हैं ना, धीरे से चेंज हो रहा है, लेकिन जो चेंज होगा ना वो परमानेंट होएगा। आप एक झटका मार के चेंज कर सकते हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। जब तक वो बिल्कुल। अंदर से चेंज बाहर नहीं निकलेगा तब तक नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखो, धीरे-धीरे करके उनको जरा एक कोने में लेके जाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि साहब आप जरा, आपका काम ये है, आप इसी में काम करिए, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। मोदी जी सारा कुछ आपके सामने है। ये 370 को भी चैलेंज किया था ना इन्होंने हटाने को, क्या हुआ। जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय इन्होंने 9-10 पीआईएल दाखिल की थी अलग अलग सेक्टर को लेकर के, वो सारी सिरे से रिजेक्ट हो गई थी, खारिज हो गई थी। उसके बाद इन्होंने खेल किया, सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस को बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, और तमाम तरह के उन पर आरोप लगवाए गए। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ था, 4 जस्टिस को आपने बुला करके बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आए ये लोग। वो तो उस समय एम वेंकैया नायडू राज्यसभा में सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सामने आते ही उसको खारिज कर दिया कि ये नहीं हो सकता, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ग्राउंड भी बताया क्यों नहीं स्वीकार, लेकिन ये लोग एक्चुअल में किस हद तक जा सकते हैं, और वकीलों की फौज की तो कोई कमी है नहीं इनके पास, बहुत है। जी। आखिर में मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बंगाल के बारे में। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई कि 2,70,000 मुस्लिम लोगों ने वहां पर अपना नाम खान और शेख और ये सब हटा के कुमार और बंगाली सरनेम उसने उन्होंने लगा दिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज कर रहे हैं कि ये लोग जब घुसे, इन लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी करी, ठीक है, हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद हिंदू लड़की का नाम नहीं चेंज करा, अपना नाम चेंज कर लिया। So, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। और दूसरा कि भाई कल पीएलओज़ के ऊपर एक काफ़ी चक्कर आया था और इसके ऊपर 2-3 जगह पे आया कि भाई ओटीपी-शोटीपी का कुछ चक्कर है, ये है जी, वो ओटीपी में तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके ऊपर तो ख़ैर इलेक्शन कमीशन ने आके ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। वो जितने भी ओटीपीज़ आए हैं, वो सारे कैंसल हैं, ठीक है? वो तो आप भूल ही जाओ। तो जितने वो थे, वो तो गए। करीब-करीब 70-80 लाख नाम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं लोग। वो 30-40 लाख आधार कार्ड के जो चिपके हुए थे, 60 लाख के वो बोलते हैं भैया हमको मिले ही नहीं, ये बंदे ही नहीं है। तो ये करीब-करीब 1 करोड़ रुपए तो पहुँच चुके हैं। 1 करोड़ पे तो पहुँच चुके हैं। बट ये जो एक ये चीज़ बाहर आई कि नाम चेंज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक तो बड़ा कंसर्निंग चीज़ है कि साहब ये ऐसे नाम कैसे चेंज हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बट मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ सर, कि अगर नाम चेंज हो रहे हैं और ये चीज़ बाहर आ रही है, ट्विटर पे डिस्कस हो रही है, इसका मतलब भैया सबको पता है ये। इसका दूसरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पूरी रिपोर्ट लेके पहले ही गई है, उनको पता है कौन-कौन कहाँ है, कौन-कौन नहीं है और ये चीज़ आप पता कर सकते हो आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ से। कोई टेंशन नहीं है।
तो ये ममता दीदी की तो सर खाल उधेड़ रहे हैं यहाँ पर। आई मीन बाहर रखा के भी उधेड़ सकते थे आप इसको, लेकिन इसको तो आप सीट पे बिठा के उधेड़ रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, पता नहीं आपके साथ प्रोग्राम में या कहा, कि ममता बनर्जी जितनी भी धमकियां दे रही हैं, जान दे दूंगी, एक सारे भी नाम नहीं कटने दूंगी, एक भी नाम नहीं कटने दूंगी। और तमाम तरह की बातें उसने की। और वो सो कॉल्ड धर्म गुरुओं को अपने आगे करके कोलकाता की सड़कों पर भी निकली थी, एक जुलूस टाइप निकाला था। मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा ये इसको पता है कि मेरी सीमा कहाँ है, कहाँ तक है विरोध करने की या बोलने की, उसके आगे नहीं जाएगी। ये अगर उसके आगे गई तो इस बार केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है, 355 356 का तुरंत यूज करेगी और इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनको चलता कर दिया जाएगा। क्योंकि वैलिड पॉइंट होगा कि भाई आप एसआईआर नहीं करने दे रही हैं, आपकी पार्टी, आपका कैडर, आपके लोग उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये एक संवैधानिक संस्था के कामकाज में बाधा डालने का एक सीधा एक प्रोविजन उसमें है कि आप अगर संवैधानिक रूप से तंत्र को अगर आप पंगु बना देंगे तो आप सत्ता में नहीं रह सकते। तो अगर ये चैलेंज करेंगी, अगर ये बाधक बनेगी, रास्ता रोकेंगी, तो 100% वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। और शुभेंदु अधिकारी से लेकर के कई लोग वहां ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ चुनाव कराने हैं पारदर्शी तरीके से, तो ममता बनर्जी को चलता करना पड़ेगा, वरना ये फिर भी कोई ना कोई खुड़पेच करेंगी, हर हालत में करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि बस इसी को बहाना बना करके सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए सारी चीजें होंगी जो जो आप बता रहे हैं या जो भी ट्विटर पर चल रहा है बिल्कुल सही है। कानूनी पेचीदगियां भी ये चुनाव आयोग की टीमों के सामने खड़ी करेंगे, हर तरह से उलझाने की कोशिश करेंगे। एक और सूचना आ रही थी बीच में कि इन्होंने अपने कैंप लगा लिए हैं और वहां बैठ करके इन्होंने जो है कुछ खुड़पेंच करनी शुरू की है और ओटीपी मंगवा रहे हैं, एक ही मोबाइल फोन। तो मैं तो अभी पिछले दिनों ऑनलाइन अपने परिवार के सदस्यों का एसआईआर के तहत जो है ऑनलाइन आवेदन कर रहा था, उसमें गलती से या अज्ञानता में मैंने अपना कर लिया। फिर मैं जब वाइफ का कर रहा था तो मैंने वाइफ का फोन नंबर देने के बजाय अपना नंबर दिया कि इसी पर ओटीपी आ जाएगा। नहीं आया, ओटीपी तभी आया जब मैंने वाइफ का नंबर डाला। मैं वही बोल रहा हूँ सर, प्लान करके तो गए होंगे ये लोग अंदर, बिना प्लान के तो नहीं गए होंगे। अगर बिना प्लान के गए हैं तो फिर तो बेवकूफ हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हाँ हाँ, बट दिखता ऐसा है कि पूरी तरह से अच्छे से प्लानिंग की है, क्योंकि ये लोग तो मतलब वहां पर मजाक बना रखा है इनका। और जिस तरह से भागम दौड़ी चल रही है इधर पे, अगर तो सर ये सब सेट हो रहा होता तो इतने सारे बांग्लादेशी क्यों भाग रहे होते। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सर। आखिर में आपने ट्विटर आज सुबह से देखा होगा, भैया पूरा इनका इकोसिस्टम की पोल खोल दी है सर। कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई साउथ एशियन है। ये तो सर मतलब पूरा, मतलब इनकी तो धोती खुल गई सर आज सुबह से। एब्सोल्यूट धोती जिसको बोलते हैं ना, साइड। और अभी तो एसआईआर हो रहा है आदि जी, जिस दिन एनआरसी लागू होगा इस देश में सर उस एनआरसी तो आ दिन। रहा है, ममता दीदी तो बोल रही है कि भाई एनआरसी लग गया, एनआरसी लग गया। हाँ नहीं, वो तो अभी तो वो भेड़िया आया चिल्ला रही हैं। जिस दिन वाकई भेड़िया आएगा उस दिन तो आप देखना क्या हाल होगा। ट्विटर पे तो मैं देख रहा था सर, इनके जितने भी ये ट्विटर वाले बंदे हैं, कोई साला पाकिस्तानी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं यार ये देखूं, हाँ, एक लड़की, मतलब वो पाकिस्तान में बैठ के उसका अकाउंट चल रहा है और वो कल परसों एयर चीफ को गाली दे रही थी। यार ये ठीक है। एंड उसको सारे लोग, मतलब इनका पूरा इकोसिस्टम फॉरवर्ड करता है, ये करता है, वो करता है कि देखो हिंदू लड़की है वो गाली दे रही है।
वो तो फर्जी फेक अकाउंट होते हैं। और मेरा कहना ये है कि भारत सरकार के लिए भी अब समय आ गया है। ये जो गंद फैल रहा है ना सोशल मीडिया मंचों पर, कोई आता है मुंह उठा करके किसी के बारे में कुछ भी बकवास। अभी आप देख रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों के बाद और सरकार बनने के बाद क्या हो रहा है। एआई के जरिए कुछ वीडियो जनरेट किए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ आपत्तिजनक चीजें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। क्यों भाई, क्यों फैलाई जा रही हैं? क्या कर रहे हैं सम्राट चौधरी? और ये बिहार से ही अगर जनरेट हो रहे हैं तो इनको सीधा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों को इजाजत ही क्यों दी जा रही है? ऐसे प्लेटफॉर्म को की मुश्कें क्यों नहीं कसी जा रही हैं? एक्स का तुरंत जो है इलाज किया जाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के अगर कोई आपत्तिजनक एआई वीडियो जनरेट करके डाल रहा है वो तुरंत उसी समय डिलीट क्यों नहीं हो रही हैं? उसी समय डिलीट हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हो रही हैं तो फिर आपके पास साइबर सेल भी है, पुलिस भी है, कानून भी है और इच्छा शक्ति भी आप बुलडोजर के जरिए दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? ये गंदगी साफ कर किए जाने की जरूरत है जी। और बार बार अब इस बात की भी बात की जा रही है कि भाई अपना तंत्र खड़ा करो ना, जैसे चीन ने खड़ा कर रखा है। अपना सोशल मीडिया मंच जो है वो तैयार करो, क्योंकि ये विदेशी धरती से जनरेट ये सारे सोशल मीडिया मंच ये तो चाहेंगे कि अनार्की की सिचुएशन भारत में पैदा होती रहे, यही हाल रहे, कोई भी आए मुंह उठा करके किसी को भी गाली बके और भाग जाए। सही है सर। मैं तो एक ही वो है कि ये जितना भी कुछ चल रहा है इससे जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं देश के अंदर धीरे-धीरे करके ये नंबर और बढ़ता रहे, क्योंकि एक एक दिन में तो पूरे भागेंगे नहीं। कुछ आराम से जाएँगे, कुछ को थोड़ा-सा डंडा-वंडा मारना पड़ेगा, कुछ को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, कुछ के ऊपर पकड़ के अंदर डालना पड़ेगा, वो सब पूरा करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये इतना ईज़ी तो होगा नहीं, बट एक एक चीज़ अच्छी दिखती है कि एक्चुअली स्पीकिंग तो ममता ममता के अपने डायलॉग्स जो हैं, उनके अपने चीफ मिनिस्टर बंगाल के जो अपने डायलॉग्स हैं, जहाँ पर वो बोल रही हैं कि भई एसआईआर आ रहा है, एसआईआर आ रहा है, भागो, भागो, भागो। उसी से लोग भाग रहे हैं अपने आप ही। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा चीज़ है, बट हमको काफ़ी एक इसके ऊपर सतर्कता रखनी पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। चलिए थोड़े से ऑडियंस से सवाल-जवाब कर लेते हैं। ऑडियंस में जी। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? अगर आप चैनल को फॉलो नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं हर बार ही बोलता हूँ, हमारा आरटीआई का चैनल है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं वहाँ पर आपको जो-जो नैरेटिव टेढ़े-मेढ़े जा रहे होते हैं, उनका क्रैक्स देता हूँ वहाँ पर आपको मैं वार्न करता हूँ कि साहब ये नैरेटिव आ रहा है, बच के रहना। आज सुबह से मैंने इतने सारे फेक अकाउंट्स की चीज़ें डाली, आपको मैंने तेजस के बारे में बताया था पहले। तो जस्ट प्लीज़ फॉलो करिए उसको। एक नेशनलिस्टिक टाइप हमारे पास एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर ये जब बकवास करें, कम से कम 2, 4, 5,000 ट्वीट अगर उसके ऊपर जाते हैं, तो फिर वो पूरी बकवास वहीं ठंडी हो जाती है इनकी। तो ये हमारा एक छोटा-सा आपसे रिक्वेस्ट है और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हाँ, सर बीजेपी को जो होम मिनिस्टर का पोस्ट पोस्ट मिला है बिहार में सर, फर्स्ट टाइम, इसमें कुछ ये अगले चीफ मिनिस्टर टाइप लग रहे हैं सर? देखिए कद तो बढ़ा दिया गया है सम्राट चौधरी का, अब परफॉर्मेंस उनका जैसा रहेगा एज होम मिनिस्टर। और जाहिर है देखिए नीतीश बाबू की सेहत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है पिछले 2-3 साल से, और चूंकि जनादेश इस तरह का आया है और मोदी जी कोई गलत संदेश देना नहीं चाहते थे, इसलिए नीतीश बाबू को ही 10वीं बार कंटिन्यू किया गया है। तो लेकिन परिवर्तन तो होगा, अब नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, तो उसके लिए सम्राट चौधरी तैयार हैं। जी। होम मिनिस्ट्री बड़ा important for internal security. If we have more of this type of HMs in the state, internal Sudarshan Chakra will clear and all the crap from the country. सही में। बट मैम कल रात का आप एक्शन देखिए, कहाँ-कहाँ नहीं एक्शन हो रहा, मतलब काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि बरेली में बाय द वे वो जो मौलाना है उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, क्या मौलाना तकी रज़ा। तौकीर। तकीर रज़ा का जो एक उसका एक बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ। रात को 2 बजे से उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चल रहे हैं। स्नाइपर जी थैंक यू। किशनगंज बिहार में काऊ स्लॉटर ओपनली होता है।
किशनगंज में तो वो है ना सर, पॉपुलेशन बड़ी खराब है उधर पे। विजयन जी थैंक यू। एक्सपेक्टेशन वाज भैया के कट्टे से दुपट्टा, रियलिटी इज पुलिस के लाठी से लंगोटी। सैल्यूट टू बिहारी पीपल, होपफुली यूपी आल्सो फॉल्स इन लाइन। सर यूपी तो मतलब बिहार सील है, मतलब यूपी तो पूरी तरह से सील है ना। बेफिक्र रहिए। Vijay ji, thank you so much. Nice ji, thank you. Some off topic, please explore some so-called right wing after 2024 election result. Many were always critical about Modi. That's fine. We can identify within our system also called Shatru Bodh. देखिए critical होना ठीक है, but अंदर से खोखला करना गलत है। उसमें एक thin line होती है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही है। अभी तो नहीं सर ने तो अभी क्रिटिसिज्म करा कि ये टाइम है, करिए सर, इसको करना हाँ पड़ेगा हाँ आपको। ये भी क्रिटिसिज्म बिल्कुल। ही है। देखिए ये जरूरी है कि आपको जो सही नहीं लग रहा है तो आप सरकार से कहिए, बल्कि ऊंची आवाज में कहिए। गाइस जिनको मेरा ये आरएसआई का चैनल नहीं मिलता है, नीचे लिंक में मैं अपने मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लिंक आप अगर यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल देंगे तो लोग ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट क्रिश जी थैंक यू सर। बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगेगा या नहीं? ये ममता के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने हदें पार की तो 100% लगेगा इस बार। जी जेस्ट भाई थैंक यू, आपने ये लिंक डाला। विजय जी थैंक यू सो मच। कहते हैं आप दोनों को मेरा चरण स्पर्श, बहुत बातें पता चल अरे रही हैं। भाई थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Sir, the special status to minority educational institutions should be withdrawn by changing the constitution. ये तो अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो मेरे विचार से बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर सरकार को ही बहुत गंभीरता से उसकी एजेंसियों को गौर करना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से तो यूसीसी सबसे बड़ा वही आंसर वही है। उसमें तो बदलाव हो रहा है, विधेयक आ रहा है। उसमें 3-4 संस्थाओं को एक किया जा रहा है। जो 8 बड़े विधेयक आ रहे हैं उनमें एक इसका भी है। यूसीसी तो आना ही पड़ेगा एंड आप यूसीसी आएगा ये सब ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना हर जगह में, आस्क नील नाउ सब कहते हैं इट्स लाइक टीजिंग अस ऑल ऑफ अस सेइंग क्या कर एक वो यूसीसी पे नहीं है, यूएनजीसी पर आ रहा है। मैं गलत बोल गया। क्या कर लेगा लोग, हम ऐसे ही करेंगे। गाइस डू क्रिटिसाइज बीजेपी बट लुक बैक where we have grown since those times. Thanks Omkar ji for reminding. वो बात सही है। थैंक यू सो मच। सीमा जी कहते हैं courts also entertain these kind of petitions and waste hard-earned taxpayers' money for unnecessary things. Judges should show spine and dismiss these petitions as soon as they are fined. जी ये तो इसमें तो क्या बोले, I mean एकदम सही बात है। One step up, thank you. कहते हैं after Ashoka University, why did not our agencies took pre-step to check other universities? Two, as Yogi flagged, funding from outside before this two terror attack could have been avoided. देखिए ये फंडिंग बड़ी छुपी हुई आ रही है। ये जो क्रिप्टो से जिस तरह से लाई गई है ना, मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो किया था। इसको ट्रेस करना लिटरली इम्पॉसिबल था। आप चेक कर सकते थे, उसमें मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बट ये अगर आप बोल रहे हो कि इसका फंडिंग आप ट्रेस कर लेते, सर आपने देखा मल्लापुरम में अभी जो क्रिप्टो का स्कैम निकला है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं एक्चुअली गाइस ये रात को मैं आज कवर करूंगा 10 बजे। दिल्ली का बड़ा जबरदस्त अपडेट आया मेरे पास। मल्लापुरम से स्कैम आया है सर। मतलब उन्होंने अमाउंट नहीं बताया है बट क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से केरला, और कई लोग बोलते हैं कि इसका कनेक्शन है यहाँ से। क्या बोल सकते हैं? निश्चित होगा। ज्योति जी पूछती है हेमंत सोरेन इन एनडीए, डोंट बिलीव दैट। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, हमेशा याद रखिए। बहुत सारे बदनाम भी लिए गए हैं
कभी कभी विपक्ष को कमजोर करने के लिए ऐसा भी होता है। जी ये जी। राजनीति है, राजनीति, इसके दांव पेच चलते रहते हैं। बंगाल में एक लेडी का 44 एरिया में नाम है। वाओ, इंटरेस्टिंग। लास्ट के 2 सवाल जी। थॉट प्रोवोकेटर कहते हैं इंडियाज पॉपुलेशन कुड गो बिलो 1 बिलियन विद ऐसा। यार नहीं नहीं यार, इतना नहीं। एंड एजे साहब कहते हैं नेता, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन जो कमाई का 1% नहीं देते टैक्स, उनसे सैलरी टैक्स पेयर्स की जान कौन बचाएगा। मोदी सरकार डिफेंस सिक्योरिटी टैक्स पेयर्स का वाइडन करे, कोई डाउट नहीं है सर। एक देखिए सर, एक चीज तो आ गई है कि एक हमारे अंदर ना एक डर तो नहीं मैं बोलूंगा मैं उसको, बट पहलगाम के बाद और दिल्ली के बाद अभी जो हुआ है ना, उससे एक एक कुछ चेंज हुआ है सर। बिल्कुल। और वो चेंज मेरे को जमीन पे दिख रहा है अभी, कि लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं वो तो दिख रहा है कि ये नहीं सहेंगे यार, ये हो गया बस। नहीं, लोग अब खतरों को समझने भी लगे हैं और उनसे कैसे मुकाबला करना है ये भी। क्योंकि आदि जी, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अब बहुत सारे हैं जो जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं, और जयपुर डायलॉग समिट में लगातार इन इश्यूज पर अब चर्चाएं होती हैं। लोग अब जाग रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं उनको लोग अब अलग थलग कर रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। हाँ वो तो है सर, गुस्सा बढ़ा है। एंड मेरे हिसाब से मैं सबसे यही बोलूंगा कि ये गुस्सा सही जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा गलत गया तो बड़ा टेढ़ा काम होता है, बट गुस्सा सही जगह जाता है तो देश बनते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला एंड आपने अपनी आपने चीजें बताई, हमको समझाई। नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।